मेरे पास कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे, लेकिन उनमें से एक उम्र में सबसे बड़ा था। वह 15 साल का था और उसने अपनी ट्यूशन का समय बाकी बच्चों से अलग करवा लिया था। ट्यूशन में आते ही वह बच्चा अपनी गोद में बैग रखकर सिर्फ मुझे देखता रहता था। एक दिन जब मैं बोर्ड से पीछे मुड़ी तो मैंने देखा कि उसकी नजर बोर्ड पर न होकर कहीं और थी। इतना ही नहीं, वह अपनी गोद में बैग रखकर अजीब हरकतें कर रहा था। उसी वक्त मैंने उसकी गोद से बैग हटाया तो जो मंजर मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह 15 साल का लड़का मुझे देखकर वहीं बैठे बैठे मेरा नाम पूजा है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रही थी। मुझे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिली हुई थी। तब मेरी उम्र 24 साल थी। मेरी 3 बहनें थीं जो मुझसे छोटी थीं। हमारा परिवार मेरी बहनें और माँ तक ही सीमित था। जब से मैंने स्कूल में नौकरी करना शुरू किया था, मैं अपनी पूरी तनख्वाह माँ के हाथों में देती थी। पिछले कुछ सालों में मेरी अच्छी नौकरी के कारण माँ ने एक और प्रॉपर्टी खरीद ली थी। अब मेरी उम्र भी बढ़ रही थी। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आई तो घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। उन्हें देखकर मैं रुक गई, क्योंकि माँ ने मुझे उनके आने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैंने उन्हें हल्की मुस्कान दी और बेडरूम में चली गई। अपने कमरे में पहुंचते ही मैं चौंक गई, क्योंकि मेरी छोटी बहन सज धज कर बैठी थी। इसका मतलब था कि वो मेहमान मुझे नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन को देखने आए थे। एक तरह से मेरी उम्मीदें टूट गई थी। अब मेरी उम्र 30 साल हो चुके थी, लेकिन माँ ने मेरी शादी की बजाय मेरी छोटी बहन की शादी करा दी। इसके पीछे का कारण मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया था। इसी तरह कुछ साल और बीत गए और अब मेरी उम्र 35 साल हो चुकी थी, लेकिन मेरी माँ मेरी शादी की बात छेड़ने को तैयार नहीं थी। देखते ही देखते उसने अपनी दूसरी बेटी की शादी कर ली। एक के बाद एक माँ को तीनों बेटियों की प्रशंसा हो रही थी, लेकिन मैं तो जैसे पीछे छूट गई थी। वह मेरी सौतेली माँ थी। उसने अपनी सगी बेटियों की शादी सही उम्र में कर दी, लेकिन मेरी तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं थी। मुझे अच्छी तरह से पता था कि मैं उसके लिए केवल सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, इसलिए वह मेरी शादी नहीं कर पा रही थी। अब दिन ब दिन मुझे शादी न होने का अफसोस होने लगा था, क्योंकि मेरी उम्र भी बढ़ रही थी। माँ की न रुकने वाला लालच के कारण मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था। ये मुझे महसूस हो रहा था। इसलिए मैंने अपने शहर की नौकरी छोड़कर दूसरे शहर में नौकरी करने का फैसला किया। वहां मैंने किराए पर घर लिया और उसी शहर के एक स्कूल में नौकरी ज्वाइन की। नौकरी ज्वाइन किए हुए 1 महीना हुआ था कि अचानक उस प्राइवेट स्कूल पर ताला लग गया, क्योंकि वहां टीचर्स को समय पर सैलरी नहीं मिलती थी। इस वजह से कई टीचर्स ने इस्तीफा दे दिया और मैं भी उनमें से एक थी। अब मैं अपनी जमा पूंजी से अपने खर्च पूरे करने लगी। मुझे पता था कि मेरी बचत से ज्यादा दिन घर नहीं चल पाएगा, इसलिए मैंने घर में ही ट्यूशन क्लासेस लेना शुरू कर दी। मैंने अपने किराए के घर के बाहर एक बोर्ड लगाया कि यहाँ ट्यूशन क्लासेस दी जाती है। बोर्ड लगाए हुए 5 घंटे ही हुए थे कि मेरे घर की बेल बजी। दरवाजा खोलते ही एक आदमी अपने बेटे को लेकर मेरे दरवाजे पर खड़ा नजर आया। धीरे धीरे 5 से 6 विद्यार्थी मेरे पास ट्यूशन के लिए आने लगे। उन 6 विद्यार्थियों के बाद कुछ दिनों में मेरे ट्यूशन में एक 15 साल का लड़का अरमान आया। उसकी माँ के हाथ में उसका 6 महीने का बच्चा था और बगल में उसका बड़ा बेटा अरमान खड़ा था। उस महिला ने अरमान का मेरे यहाँ एडमिशन कराया और बोली, मैडम, आप मेरे बेटे को कम से कम 4 घंटे ट्यूशन दीजिए। घर पर मुझे बहुत परेशान करता है और पढ़ाई भी नहीं करता। कम से कम आपके डर से थोड़ी पढ़ाई तो करेगा। एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए मैं आपको 2000 रुपए ज्यादा दूंगी। ज्यादा पैसा किसी नहीं चाहिए होता। वैसे भी मेरा कोई अपना परिवार नहीं था। मुझे किसी पति को जवाब देना था, इसलिए मैंने उस महिला के बेटे की एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए हाँ कर दी। अगले दिन से अरमान आने लगा। पढ़ाई में काफी होशियार था। ट्यूशन में बाकी बच्चे जाने के बाद भी अरमान की एक्स्ट्रा ट्यूशन होती थी। ट्यूशन के दौरान अरमान बहुत अच्छी बातें करता था। उसके साथ ट्यूशन का समय कैसे बीत जाता था ये मुझे भी पता नहीं चलता था। मैं भी अपनी जिंदगी में अकेली थी और मुझे भी कोई बात करने वाला मिल गया था। ऐसे ही दिन चल रहे थे। मैं जिस घर में रहती थी उस घर की ऊपर वाली मंजिल का एक कमरा बहुत पहले से घिरा हुआ था। अब वहां भी एक व्यक्ति किराए पर रहने आया था।
वो भी मेरी तरह अकेला था। एक शाम 6 बजे अरमान घर जाने के लिए निकला था। तभी वह नया किराएदार मुझे चाय पानी के लिए बुलाने मेरे घर आया था। उस किराएदार की बात सुनकर अरमान जानबूझकर और कुछ देर के लिए ट्यूशन में रुका। उसने कहा, मैडम मुझे मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम समझने हैं। ऐसा कहकर वह मुझे क्लासरूम में ले आया। जैसे ही हम अंदर गए, मैंने उसे ब्लैक बोर्ड पर मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन अरमान का ध्यान बिल्कुल भी मेरी सिखाने पर नहीं था, बस बेवजह मेरा समय बर्बाद कर रहा था। यह मुझे समझ आ गया था। तब मैंने उससे कहा, तू बेवजह मेरा समय बर्बाद कर रहा है। तेरी ट्यूशन का समय खत्म हो गया है, अब तू घर जा सकता है। उस दिन अरमान को क्या हुआ था पता नहीं, लेकिन जाते वक्त उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैडम आप बहुत अच्छी हैं, जब तक मैं वापस नहीं आता अपना ख्याल रखना। अचानक उसे मेरी इतनी चिंता क्यों होने लगी थी, यह मुझे समझ नहीं आया। अगले दिन जब निखिल की ट्यूशन का समय हुआ तो वह नहीं आया। अचानक आसमान में बादल छा गए और कभी भी जोरदार बारिश हो सकती थी। इसलिए ट्यूशन में आए बच्चों को मैंने 1 घंटे के भीतर ही छुट्टी दे दी। आधे घंटे के भीतर ही तेज बारिश शुरू हो गई। मैं कुछ देर दरवाजे पर खड़ी होकर बारिश देख रही थी। तभी अचानक कुछ समय बाद अरमान पूरी तरह से भीगा हुआ मेरी तरफ घर की ओर आता दिखा। उसे इस हालत में देखकर मैंने तुरंत उसकी तरफ रुमाल फेंका और उसे घर के अंदर ले आई। घर में आते ही अरमान मुझसे लिपट गया। उसकी इस अचानक हरकत का कारण मैं समझ नहीं पा रही थी। अरमान उस वक्त रो रहा था। मैंने उससे उसके रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि आज उसकी माँ ने उसे मारा है और वो अब घर वापस नहीं जाएगा। उस रात अरमान घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मैंने उसे अपने घर में खाना खिलाया, लेकिन फिर भी वह अपने घर जाने को तैयार नहीं था। उसकी माँ भी उसे रात भर देखने नहीं आई और उसका फोन नंबर भी नहीं मिल रहा था। मैंने अरमान को जबरदस्ती भी नहीं निकाल सकती थी। उस रात मैंने उसे अपने घर में ही सुला लिया और वह मेरे कमरे में ही सोया। अगले दिन सुबह उसकी माँ मेरे दरवाजे पर आई और मुझसे कहा, आप इस लड़के को अपने घर में बिल्कुल भी मत रखो, मैं इसे पूरी तरह से तंग आ गई है, इसे आप यहाँ से निकाल दो। अरमान की माँ बोलते वक्त रो रही थी। उसने अरमान को मेरे सामने एक थप्पड़ भी मारा। तब मैंने उसे अपने बेटे को मार में से रोका। वो मुझसे बोली, आप इस लड़के की तरफदारी बिल्कुल मत करो, नहीं तो आपको आगे पछताना पड़ेगा। अभी इसे यहाँ से निकाल दो। अगर आपको इसे अपने पास रखने का इतना शौक है तो आप ही से रख लो, मैं आगे इसकी ट्यूशन फीस नहीं दूंगी। ऐसा कहकर वह महिला वहां से चली गई। अरमान की माँ में अपने बेटे के लिए जरा भी ममता नहीं दिख रही थी। अरमान काफी समय से मेरे पीछे लिपटा हुआ था और उसकी माँ के जाते ही उसने मुझे जोर से गले लगाया। मैंने उसे शांत किया। उसका मासूम चेहरा देखकर मेरा दिल भर आया। तब मैंने सोचा कि मैं वैसे भी घर में अकेली ही रहती हूँ, तो कुछ दिन अरमान को अपने पास रख सकती हूँ। उसकी माँ का गुस्सा शांत हो जाएगा, तब वह अपने बेटे को ले जाएंगी, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन उसकी माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तब तक मैंने अरमान को अपने घर में रखने का फैसला किया। अरमान का जो थोड़ा बहुत सामान था वह उसकी माँ मेरे दरवाजे पर फेंक कर चली गई थी। मैंने उसकी माँ का कुछ टाइम का गुस्सा समझा था, लेकिन अगले 2 दिन बाद मुझे पता चला कि उसके माँ बाप कॉलोनी छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले गए हैं। उसकी माँ का फोन भी नहीं लग रहा था और मैंने अरमान को इस बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि अगर उसे पता चल जाता कि उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए हैं, बहुत सोच में पड़ जाता। इससे उसके बाल मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। उस दिन के बाद मैंने उसे अपने घर पर ही रखना शुरू कर दिया। वह सुबह के समय पर स्कूल जाता था और शाम को ट्यूशन के वक्त ट्यूशन में बैठता था। 3-4 दिन बीत गए और इन दिनों में अरमान ने मेरे सामने अपने माँ बाप का नाम भी नहीं लिया था। ऐसे ही एक दिन रात को अरमान रोज की तरह मेरे कमरे में मेरे बगल में सोने आया। जब से वो मेरे कमरे में सोने आने लगा था, कमरे की लाइट पूरी तरह बंद कर देता था। इतने अंधेरे में सोने की मुझे आदत नहीं थी, लेकिन अरमान के लिए मैंने खुद को अंधेरे में सोने की आदत डाली थी। अचानक उस रात अरमान ने मुझे बहुत जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह 15 साल का लड़का है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं बहुत डर गई थी ना, तो मैं उसके बगल से उठ पाई।
और न ही उसकी पकड़ से खुद को छोड़ा पाई। लगभग आधे घंटे के बाद वह मुझसे अलग हुआ। उस रात में बहुत डर गई थी। उसके बगल से उठकर मैं हॉल में चली गई। सुबह जब अरमान मेरे कमरे से बाहर आया तो वह ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे रात को उसने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं। मैं उसे कुछ पहुंचने ही वाली थी कि वह किचन में चला गया। उसके कमरे से बाहर जाते ही मैं बाथरूम में नहाने चली गई। बाथरूम से बाहर आते ही अरमान मुझे सामने दिखाई दिया। वह चाय का कप लेकर मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह मेरे कमरे में है। अचानक उसे कमरे में देखकर मैं शर्मा गई और फिर से बाथरूम में चली गई। अंदर से मैंने पूरे कपड़े पहन लिए और बाहर आई। बाहर आते ही मैंने अरमान से पूछा, अरमान, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? रात को तुमने अचानक मुझे इतना जोर से क्यों पकड़ा था? इस पर वह बोला, मैडम, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं तो तुरंत सो गया था। उसका जवाब सुनकर लगा कि शायद वह सब कुछ नींद में हुआ होगा, तो मैंने उस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया। कुछ देर बाद अरमान स्कूल जाने के लिए निकल गया। दोपहर को जब वह घर आया तो रोज की तरह वह ट्यूशन में बैठा। अब मैं उसके एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले रही थी। उस दिन ट्यूशन की बाकी बच्चे जाने के बाद भी अरमान काफी देर तक ट्यूशन में बैठा रहा। मैं उसे बोर्ड पर मैथ्स के कुछ सवाल हल करके दिखा रही थी, इसलिए मेरी नजर बोर्ड पर थी। अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अरमान मुझे किसी और ही हालत में देखा और उसकी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं था। वह अपनी गोद में बैग रखकर बैठा था और अजीब तरीके से हिल रहा था। मैंने उसे जोर से आवाज लगाई, तभी वह अचानक चौंक गया। निखिल अपनी गोद में बैग लेकर उससे ऐसा क्या कर रहा था कि मेरी आवाज सुनते ही वह हड़बड़ा गया। अरमान को लेकर मेरे मन में तरह तरह के अनचाहे ख्याल आने लगे। कल रात उसने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था? क्या वाकई अरमान नींद में था या उसने जानबूझकर ऐसा किया था? अरमान को लेकर मेरे मन में कई सवाल उठने लगे थे, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। उस दिन मैंने अरमान की माँ को फोन करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह उसका फोन बंद था। उस 15 साल के लड़के के बाल मन पर कोई गलत असर न पड़े, इसलिए मैं उसके माता पिता के बारे में उसे कुछ नहीं कहती थी। अरमान को अपने घर में रखने का फैसला मेरे लिए बड़ी गलती साबित हो रहा था। मुझे तब समझ नहीं आया था। फिर उस रात अरमान मेरे पास सोया था। तब उसने मुझे बहुत ही अजीब तरीके से पकड़ा था। उसकी पकड़ देखकर मुझे ऐसा लगा कि वह 15 साल का लड़का अब मेरी जान ले लेगा। उस रात मैंने खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। अगले दिन जब मैंने अरमान से उसके ऐसे बर्ताव के बारे में पूछा तो वह बोला, मैडम, शायद आप रात को कोई सपना देख रही थी। 15 साल का लड़का मुझे एक 35 साल की औरत को झूठा साबित कर रहा था। एक पल को मुझे लगा कि शायद मैंने ही कोई सपना देखा होगा, लेकिन दोपहर में एक्स्ट्रा क्लास के दौरान जब मैंने अरमान को उसकी गोद में बैग रखे हुए बैठे देखा तो मुझे शक हुआ। पहले कभी मैंने उसे इस तरह की अजीब हरकतें करते नहीं देखा था। उस समय भी उसका ध्यान मेरी पढ़ाई पर नहीं था। बैग के पीछे वह क्या कर रहा है, यह देखने का मैंने फैसला किया। जैसे ही मुझे उसकी हलचल नजर आई, मैंने झटके से उसके गोद से बैग हटा दिया। तब मैंने देखा कि अरमान अपनी दोनों मुट्ठियों को कसकर बांधकर लगातार अपने पैर पर मार रहा था। उसकी नजरें भी कुछ अलग ही थीं। उसकी वह नजरें देखकर मैं बहुत डर गई थी। ठीक उसी समय ऊपर की मंजिल के किराएदार रमेश घर आया था। जब से वह यहाँ रहने आया था, अगर वह कुछ नया लाता तो मुझे भी देने आता था। उस दिन भी वह मार्केट से ज्यादा सब्जी लेकर आया था। शायद देने के लिए ही मेरे घर आया था। रमेश को भी अरमान का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा था। जब रमेश ने मुझसे अरमान के बारे में पूछा तो मैंने उसे अरमान की नजर से छिपाकर बताया कि उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए हैं। अरमान के बारे में सुनकर रमेश को उस पर दया आई। उसने अरमान से कहा, तू अपनी मैडम को परेशान करने के बजाय आज से मेरे साथ मेरे कमरे में रहे। रमेश की बात पर अरमान बहुत गुस्सा हो गया था। तब भी वह मेरे पीछे छिपकर रमेश को जवाब देने लगा। वह बोला, मैं अपनी पूजा मैडम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और तुम आज के बाद मेरी मैडम के आसपास भी मत देखना। अचानक अरमान को क्या हो गया था पता नहीं, पर मेरी चिंता में उसने रमेश से बदतमीज की भाषा में बात की। तब मैंने अरमान को डांटकर कमरे में भेज दिया। मेरे लिए लाई हुई सब्जी देकर रमेश भी अपने घर जाने लगा।
दिन ब दिन अरमान का व्यवहार मेरे प्रति कुछ अजीब होता जा रहा था। रात को सोते समय उसका मुझे शादी ऐसा कुछ बड़बड़ाना मुझे समझ नहीं आता था। मैं रोज वही सपना देखे इतनी पागल भी नहीं थी। यह सब मेरे साथ कुछ अजीब होने का संकेत तो नहीं थे। उस रात मैंने अरमान से कहा कि बाहर हॉल में सो जाए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। जिद करके वह मेरे कमरे में आया और आते ही कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी। कमरे में पूरी तरह अंधेरा कर दिया और मेरे बगल में आकर सो गया। अचानक आधी रात को अरमान का वही बर्ताव फिर शुरू हो गया। आज तो वह धीरे धीरे मेरे शरीर पर हाथ फेर रहा था। उसने एकदम से मुझे कसकर पकड़ लिया। अरमान ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया तो मैं जोर से चिल्लाने लगी। तब हॉल में मेरी आवाज का इंतजार कर रहा रमेश दौड़ते हुए मेरे कमरे में आ गया। मैंने रमेश को फोन पर अरमान के व्यवहार के बारे में बताया था और उसे मदद के लिए बुलाया था। कमरे में आते ही रमेश ने कमरे की लाइट ऑन कर दी। लाइट जलते ही मेरी नजर अरमान पर गई। मैंने अरमान को देखा तो उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया था। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर मैं बहुत डर गई थी। रमेश ने अरमान से मेरी जान बचाई। मैं अरमान से दूर हो गई। तब भी वह अकेला ही बिस्तर पर पड़ा था। अरमान की हालत कुछ अलग ही लग रही थी। उसके हाथ पैर बिल्कुल अकड़ गए थे और आंखें भी कसकर बंद थीं। वह एक ओर देखता हुआ कांप रहा था। उसे क्या हो रहा था यह हमें समझ में नहीं आ रहा था। तब रमेश की मदद से मैं अरमान को तुरंत अस्पताल ले गई। अस्पताल पहुंचने पर उसके चेकअप हुए और पता चला कि अरमान को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। उसकी इस बीमारी का सही इलाज नहीं होने के कारण उसके दौरे बढ़ते जा रहे थे। यानी हर रात अरमान जानबूझकर या अजीब तरीके से मुझे कसकर नहीं पकड़ रहा था। पिछले 2 दिनों से वह मेरे बगल में होते हुए भी मुझे समझ नहीं आया था कि उसे दौरे पड़ रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि अगर आज आप इस लड़के को समय पर अस्पताल नहीं लाते तो उसकी जान जा सकती थी। डॉक्टर की बातें सुनकर मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अरमान के साथ कहीं न कहीं मेरा एक परिवार जैसा रिश्ता बन गया था। 2 दिन बाद अरमान को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर पहुंचने पर अरमान मेरे पैर पकड़कर रोने लगा। मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे माता पिता को फोन किया था, लेकिन वो फोन उठाने को तैयार नहीं थे। तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर चले गए हैं? इस पर अरमान ने कहा, मैडम मुझे पता है कि मेरे माता पिता इस शहर से दूसरे शहर में चले गए हैं। जब मेरी माँ ने मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाला, तभी वह कह रही थी कि मैं इस शहर से चली जाऊंगी। असल में जो महिला मुझे आपके पास ट्यूशन के लिए लाई थी, वह मेरी असली माँ नहीं है। उस जोड़े ने मुझे अनाथालय से गोद लिया था। जब उन्होंने मुझे गोद लिया तब मैं 6 साल का था। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे और उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस जोड़े ने मुझे गोद लिया था। लेकिन कुछ साल बाद उन्हें उनकी खुद की औलाद हुई। जब उनका अपना बच्चा हुआ तो मेरी उस माँ का मुझसे मन हट गया। उसे मैं घर में नहीं चाहिए था। वह हमेशा कहती थी कि कहीं चले जाओ। अब तक मुझसे प्यार से बात करने वाला कोई नहीं मिला था। जब मैं आपके पास ट्यूशन के लिए आने लगा, तब से आपका स्वभाव मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा। आप मुझसे मेरी माँ से ज्यादा करती थी। जब मेरी माँ ने मुझे मार पीट कर घर से निकाला तो मेरे सामने सबसे पहले आप आई। तब मैं शरण लेने आपके दरवाजे पर आया और तब से आज तक आपने बिना एक शब्द कहे मुझे बहुत प्यार से अपने घर में रखा। अरमान की सच्चाई सुनकर मेरी और रमेश की आंखों में आंसू आ गए। तब रमेश ने कहा, अरमान, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम्हें आज से गोद लेना चाहता हूँ। रमेश ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था। रमेश और मैं हम उम्र थे। रमेश ने कहा, कुछ साल पहले मेरी शादी तय हुई थी, लेकिन शादी से पहले उस लड़की ने मुझसे कुछ मेडिकल टेस्ट कराने को कहा था। उसमें पता चला कि मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा। धीरे धीरे यह खबर हमारे पूरे समाज में फैल गई और इसी कारण से कोई भी अपनी बेटी मुझसे शादी के लिए देने को तैयार नहीं था। इसलिए अब तक मैं कुंवारा हूँ। आज मैं 35 साल का हो गया हूँ, फिर भी मेरी शादी नहीं हुई। मैंने भी अपनी कहानी साझा की कि कैसे मैं 35 साल की उम्र तक बिना शादी के रही। हम तीनों कहीं न कहीं प्यार के लिए तरस रहे थे। ऊपर वाले ने हम 3 अनाथों की अनजाने में मुलाकात करवाई थी।
35 साल की उम्र में मुझे रमेश से बेहतर कोई और व्यक्ति मिलने की उम्मीद नहीं थी। रमेश बहुत अच्छा इंसान था। मेरी माँ बनने की उम्र भी निकल चुकी थी, इसलिए मैंने बिना किसी सोच विचार के रमेश से शादी करने का फैसला लिया। हमने कानूनी तौर पर अरमान को गोद लिया। उस दिन के बाद हम तीनों को एक परिवार मिल गया। ऊपर वाला किस रास्ते से और किसे हमारे साथ जोड़ देगा, ये कहना मुश्किल है। मेरे अपने लोगों ने तो मुझे अकेला छोड़ दिया था, लेकिन रमेश जैसे व्यक्ति ने मुझसे शादी करके मुझे एक नया जीवन दिया और अरमान ने मुझे माँ का एहसास दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको जरा भी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा, मुझे तेरी बीवी बहुत पसंद है, एक रात के लिए मुझे दे दे। उसकी बीवी के ऊपर मेरी नज़र बहुत पहले से थी। फिर बाद में मैंने बीवी की अदली बदली की, फिर साथ में एक दूसरे की बीवी के साथ। दोस्त तो मेरा नाम सुनील है, मेरी उम्र 28 साल है। मेरी बीवी का नाम स्नेहा है, उसकी उम्र 24 साल है। वह दिखने में बहुत खूबसूरत है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम विनय है। हम दोनों बहुत ख़ास दोस्त हैं। विनय की बीवी का नाम रोशनी है। मेरा दोस्त भी मेरी उम्र का है। मुझे मेरे दोस्त की बीवी बहुत पसंद है। जब से उसकी शादी हुई है तब से उसकी बीवी पर मेरी नज़र है। अभी 10 महीने पहले उसकी शादी हुई। उसका घर मेरे घर के करीब ही है। मेरा उसके घर आना जाना हमेशा लगा रहता है। उसकी बीवी मॉडर्न है और मेरी बीवी गांव की है। हम दोनों गांव में ही रहते हैं। लेकिन जो विनय की बीवी है रोशनी, वो दिल्ली की रहने वाली है। उसका पहनावा, उसके कपड़े, उसके रहने के तरीके मुझे बहुत पसंद थे। मैं उसका दीवाना हूँ। चोरी चोरी उसको देखता रहता हूँ। मुझे मेरी बीवी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं और विनय दोनों एक नंबर के शराबी हैं। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया। वह बोला चल पीते हैं। मैं भी तैयार था पीने के लिए। 2 ही चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, एक तो दारू और एक अपने दोस्त की बीवी। उसके घर पर जाने का मकसद ही मेरा यही था कि मैं उसकी बीवी को देख सकूं। उसकी बीवी भी बहुत मनचली है। वह भी मुझे देखती रहती है, लेकिन आज तक कुछ बात नहीं बनी। जैसे ही मैं गया वो हम दोनों के लिए पैग बनाने लगी। मैं रोशनी को घूर घूर कर देख रहा था। आज उसने रेड कलर की साड़ी पहनी थी। साड़ी में उसकी कमर बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं उसको देख ही रहा था कि तब तक मेरा दोस्त कहने लगा, तो हमेशा मेरी बीवी को घूरता रहता है। मैंने कहा, यार तेरी बीवी है ही इतनी खूबसूरत, काश मेरी बीवी इतनी खूबसूरत होती। इतना कहकर मैं फिर से रोशनी की ओर देखने लगा। मेरी तारीफ से रोशनी मुस्कुराने लगी और मेरा दोस्त मुझे देख रहा था। बहुत ज़्यादा पीने के बाद मुझे होश नहीं रहा और मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था। तो रोशनी कहने लगी, सुनील तुम आज यहीं पर सो जाओ। मैंने कहा, भाभी मैं तो कब से तैयार हूँ। वह अपने पति को कमरे में ले गई। उसके बाद वह मुझे पकड़कर एक दूसरे कमरे में ले गई और मुझे बिस्तर पर लिटाने लगी। मैं बहुत ज़्यादा नशे में था। जिस तरीके से वो मेरे साथ में बर्ताव करती थी, उससे मुझे यही लगता था कि वह भी मुझे पसंद करती है और आग दोनों तरफ बराबर लगी है। वह हमेशा मुझे इशारा करती थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरा दोस्त पहले उठ चुका था। वह कहने लगा, रात तूने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, इसलिए बहुत देर तक सोया है। अब जा, तेरी बीवी इंतज़ार कर रही होगी। इतनी खूबसूरत बीवी से इंतज़ार करवाना अच्छी बात नहीं। मैंने कहा, अरे यार छोड़, मेरी बीवी कहाँ खूबसूरत है।
खूबसूरत तो तेरी बीवी है। उसके बाद मेरा दोस्त कहने लगा, आज शाम को पार्टी रखते हैं, तेरा और भाभी का खाना मेरे घर पर शाम को भाभी को तैयार करके ले आना। मैं बहुत खुश हो गया कि आज फिर से पीने को मिलेगी और फिर से रोशनी को देखने को मिलेगा। शायद कुछ बात बन जाए। मैं अपने घर आया तो स्नेहा मुझसे पूछने लगी, रात भर कहाँ थे? मैंने कहा, विनय के घर पे था, रात को ज्यादा पी ली थी इसलिए वहीं पर सो गया। वह कहने लगी, तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है, बताना भी जरूरी नहीं समझते। मेरा दिमाग तो उसके ऊपर हमेशा खराब ही रहता था और जब वह इस तरीके से सवाल करती थी तो और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाया करता था। मैंने कहा, एक रात के लिए अगर मैं अपने दोस्त के घर पर सो गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया, अब आ गया हूं ना। और सुनो, शाम को विनय के घर पर खाने पर जाना है, उसने हम दोनों को बुलाया है, इसलिए तुम थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाना। तुम्हें पता है ना, रोशनी शहर से है और वह कितनी मॉडर्न है। अच्छे से तैयार होकर चलना ताकि मेरी इज्जत थोड़ी बनी रहे। उसने कहा, ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। शाम हुई तो मेरी बीवी ने पिंक कलर की साड़ी पहनी। उसके बाद हम दोनों मेरे दोस्त के घर गए। जैसे ही मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा तो दोस्त वहीं बाहर हॉल में बैठा था। वह मेरी बीवी को बहुत ध्यान से देख रहा था। आज मेरी बीवी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हम दोनों जाकर बैठ गए। फिर मैंने कहा, यार भाभी कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ है? दोस्त ने कहा, भाभी किचन में है, खाने की तैयारी कर रही है, जा उससे मिल ले। अपने दोस्त के मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। मैं फौरन किचन में गया लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसके बाद मैंने सोचा, रोशनी यहाँ पर नहीं है तो शायद अपने कमरे में होगी। मैं चुपके से उसके कमरे में चला गया। मेरा दोस्त बाहर बैठकर मेरी बीवी से बात कर रहा था। जब मैं अपने दोस्त के कमरे में गया तो दरवाजा खुला था। मैंने झांक कर देखा तो रोशनी कपड़े पहन रही थी। आज तो वह कमाल की खूबसूरत लग रही थी। पंजाबी सूट में कयामत ढा रही थी। मैं कहा, भाभी अभी तक आप तैयार नहीं हुई? कहने लगी, अरे तुम आ गए हो तो एक काम कर दो। मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर कहने लगी कि ये लो, मेरे सूट की डोरी बांध दो। मैं बहुत खुश हो गया। मैं कब से यही तो चाहता था कि किसी बहाने से मैं उनके करीब जाऊं। मैं गया और डोरी बांधने लगा। पीछे से वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुझे पता था वह मुझे खुद को छूने का मौका दे रही है। मैंने डोरी बांधी। उसके बाद मैंने कहा, मैं बाहर चलता हूँ, जल्दी आ जाना। फिर मैं जैसे ही बाहर आया तो मैंने देखा मेरा दोस्त मेरी बीवी को बहुत ही गंदी नजरों से घूर रहा था। उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि शायद मेरे दोस्त को मेरी बीवी पसंद आ गई है। अब तो मैं और भी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था। अगर मेरी बीवी के बदले मुझे उसकी बीवी मिल जाए तो क्या बात थी। फिर मैं वहां जाकर अपनी बीवी से कहा, जाओ, तुम्हें रोशनी बुला रही है। तो मेरी बीवी उठकर रोशनी के पास चली गई और मैं अपने दोस्त के साथ बात करने लगा। मैंने अपने दोस्त से कहा, क्या बात है? मेरी बीवी को बहुत ध्यान से देख रहे थे। वह कहने लगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, मुझे सब समझ में आ रहा है। मैंने उससे कहा, यार मुझे तेरी बीवी बहुत पसंद है और तुझे मेरी बीवी पसंद है, तो क्यों ना हम दोनों एक रात के लिए अपनी बीवी बदल लें। मेरा दोस्त कहने लगा, ये तो क्या बोल रहा है यार? मैंने कहा, मैं सच तो बोल रहा हूँ। मुझे तेरी बीवी बहुत पसंद है और तुझे मेरी बीवी पसंद है, तो इसमें गलत क्या है? तू एक रात मेरी बीवी के साथ और मैं एक रात तेरी बीवी के साथ। वह फिर कहने लगा, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल हो सकता है, मैं तैयार हूँ। तो भी तैयार है। फिर हम दोनों के बीच की बातें हो गई कि हम दोनों एक दूसरे की बीवी के साथ में एक एक रात बिताएंगे। मैं तो आज बहुत खुश था कि आज मेरा सपना सच होने वाला है। हम सब ने खाना खाया। उसके बाद मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम एक काम करो, मुझे अभी दारू पीनी है तो तुम घर चली जाओ। वह कहने लगी, नहीं तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा,
ना मुझे पीनी है, तुम अकेली चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। खाना खाकर वह घर चली गई। मैंने बहुत दारू पी। उसके बाद मेरा दोस्त कहने लगा, रास्ता साफ है, मेरी बीवी कमरे में है, तुम जाओ। मैं भी अपने दोस्त से कहा कि मेरी बीवी घर चली गई है, तुम मेरे घर चले जाओ, लेकिन वह मानेगी नहीं, तुम उसको मना लेना। मेरा दोस्त कहने लगा, ठीक है, मैं उसको मना लूंगा। मेरा दोस्त मेरे घर पर चला गया और मैं यहाँ रोशनी के कमरे में गया। जब मैं उसके कमरे में गया तो कहने लगी, तुम यहाँ इस वक्त? मैंने कहा, हाँ मैं। दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वह कहने लगी, दरवाजा तुमने अंदर से क्यों बंद किया? मैंने कहा कि मैं वह सब तुम्हारे साथ कर सकूं, इसलिए। मेरे और विनय के बीच में ये सौदा तय हुआ है कि वह एक रात मेरी बीवी के साथ और एक रात मैं तुम्हारे साथ में बिताऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आया हूँ और वह मेरी बीवी के पास है। ये बात सुनकर रोशनी भी खुश हो गई। फिर मैं उसके करीब गया। वह तो पहले से ही तैयार थी। उसके साथ मैंने रोमांस किया। मुझे उसके साथ में बहुत मज़ा आ रहा था। उसकी अदाएं भी कमाल की थी। मैं उसके साथ में रोमांस कर रहा ही था कि तब तक मेरा दोस्त ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोला। फिर मैंने कहा कि क्या बात है यार, तो मेरे घर पर गया था, यहाँ कैसे आ गया? वह मुझे अपना सर दिखाकर कहने लगा, ये देख तेरी बीवी ने मेरे सर पर क्या किया है, मुझे बहुत चोट लग गई है। मेरे दोस्त के सर से खून बह रहा था। वह कहने लगा, तेरी बीवी तैयार नहीं है। मैंने उससे कहा, तू चल मेरे साथ। मैं दोस्त को अपने घर साथ लेकर गया और अपनी बीवी से कहा कि क्या नाटक है, चुपचाप इसके साथ में सो, ज्यादा नाटक मत करना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह कहने लगी, तुम कितने घटिया पति हो, अपनी बीवी को अपने दोस्त के साथ में सोने के लिए बोल रहे हो। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे पति हो। मैंने कहा, तुझे शर्म आती है, ठीक है, कोई बात नहीं, शर्म कर लो, पर इसके साथ में जाओ, क्योंकि मैंने इसकी बीवी के साथ वह सब करना है, इसलिए तेरे साथ में जो कर रहा है इसे करने दे। मैंने अपने दोस्त को कमरे में जाने के लिए कहा और कहा, दरवाजा अंदर से बंद कर ले और अगर नहीं मान रही है तो इसके साथ जबरदस्ती कर ले। मेरा दोस्त अंदर चला गया और मैं बाहर बैठा था। कुछ देर में रोशनी भी मेरे घर पर आ गई। रोशनी को अपने घर पर देखकर मैं और भी खुश हो गया। मैंने कहा, वाह, तुम यहीं पर आ गई, आओ यहीं पर रोमांस करते हैं। वो दोनों अंदर हैं। मैं उसके साथ रोमांस करने लगा। कुछ ही देर के बाद अंदर से बहुत जोर से आवाज आई। फिर मैं कमरा खोलकर देखा तो स्नेहा ने विनय की जान ले ली थी। वह खून में लथपथ था। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया। वह कहने लगी, तुम जैसा पति मालिक किसी दुश्मन को भी ना दे। तुमने अपनी अय्याशी के चक्कर में मुझे झोंक दिया, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, इसलिए मैंने तुम्हारे दोस्त को खत्म कर दिया है। रोशनी अपने पति को मरा हुआ देखकर रोने लगी। अब रोशनी और सुनील दोनों ही पछता रहे थे। विनय तो पछताने के लिए बचा ही नहीं था। अब एक बार स्नेहा ने मना कर दिया था, तब विनय के पास मौका था, लेकिन विनय नहीं माना और सुनील ने तो गलत ही किया। तीनों के मजे के चक्कर में विनय की जान चली गई और बेचारी स्नेहा अपराधी बन गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।